स्टूडेंट्स नॉर्मल ब्रीथिंग रेट तो 15 to 20 है, लेकिन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इट इंक्रीज ड्यू टू द डिमांड ऑफ गैसेस। तो गैसेस की डिमांड की वजह से फिर एक्सरसाइज में जो रेट है वो चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय पोन्स व्हिच इज द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, hand brain pons. So there are two gases involved in the respiration. One is known as oxygen and the second one is known as carbon dioxide. So oxygen की डिमांड एक्सरसाइज में ज्यादा हो जाती है। क्यों, कैसे? स्टूडेंट जब हम दौड़ते हैं, whenever we are sitting idle still we are using energy. Now for example I am giving a lecture, you are listening, someone is flowing in the field, someone is selling their items, still he or she is using energy. Now whenever someone is doing a stressful exercise, so he or she is using oxygen or producing carbon dioxide in enormous quantity. क्यों? क्योंकि हर एक एक्टिविटी के पीछे एनर्जी का रोल होता है। अब वो एनर्जी हमें मिलती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस की वजह से। तो रेस्पिरेशन यानी सेलुलर जो रेस्पिरेशन है उसका रिएक्शन ये है, ठीक है? यानी मैं जो बोल रहा हूं मेरे हर सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? अब इस प्रोसेस में क्या है, ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा। चूंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ये आमतौर पर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। वो एरोबिक रेस्पिरेशन की भी दो किस्में हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल रहा हो तो फिर एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ये जब आमतौर पर हो जाता है तो एज अ रिजल्ट जो है 36 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है और वाटर भी बन रहा है। दिस वाटर इज नोन एज मेटाबॉलिक वाटर, जो रिएक्शन के दौरान हमें खुद ब खुद मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पर मिल रहा है। जिस तरह किचन के अंदर हम चीजें बनाते हैं तो ना चाहते हुए कुछ चीजें बन जाती हैं, धुआं भी आ जाता है, डस्टबिन में गंद भी बन जाता है, वो तो हम नहीं बना रहे, लेकिन ये ना चाहते हुए खुद को खुद बन जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर इसकी मिसाल उसी तरह है। ये मकसद की चीज है 36 ATP। चूंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जो है ज्यादा मिकदार के साथ, जब एक्टिविटी ज्यादा होगी तो ग्लूकोज ज्यादा जुटेगा, ज्यादा ग्लूकोज के साथ ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वो ज्यादा ऑक्सीजन तब ही प्रोवाइड हो सकता है जब ब्रीथिंग रेट भी ज्यादा हो। तो इसी वजह से एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड होने की वजह से ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट जो है, जब ये बढ़ जाता है तो ये रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप में नहीं होता, ये अगरचे 3 स्टेप में होता है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये 3 स्टेप में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, ये दोनों जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। अब जिस तरह ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होगी तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज्यादा होगी, तो एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्ट्रेस आ गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ साथ बन रहा है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होने की वजह से अब ये भी एक मसला है, ठीक है? तो कार्बन ऑक्सीजन को लेना ये भी जरूरी था और कार्बन डाइऑक्साइड को अब निकालना ये भी जरूरी है। तो इसी वजह से ड्यूरिंग द एक्सरसाइज बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज इफेक्टेड। नॉर्मल जो हम ब्रीथिंग करते हैं वो तो हाफ लीटर होता है 500 ml, लेकिन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज तो जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटल एयर, तो ये 3 लीटर तक पहुंच जाता है और 3 लीटर की मिकदार हम इसको बाहर निकालते हैं तो गोया ऑक्सीजन इतना बढ़ जाता है, ठीक है? क्योंकि अब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी नुकसानदेह है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये H2O के साथ मिलकर H2CO3 कार्बनिक एसिड बना रहा है। जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, 55% प्लाज्मा है, उसमें कार्बनिक एसिड बना रहा है which may increase the blood acidity, the blood pH, which is known as acidity of blood. तो acidity of blood plus minus 0.2 हो जाए। स्टूडेंट्स रिमेंबर, अगर हमारे ब्लड का pH
जो 7.4 है, अगर ये प्लस माइनस 0.2 हो जाए, प्लस माइनस, ठीक है, तो इट विल कॉज द ह्यूमन डेथ। तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस भी नुकसानदेह है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन कॉज एसिडिटी ऑफ फ्लूइड व्हिच हेंस स्टिमुलेट ब्रीथिंग सेंटर। तो ब्रेन तो मौजूद है, अब ब्रेन क्या करता है, वो इस चीज को कंट्रोल कर रहा है। एज अ रिजल्ट ब्रीथिंग सेंटर जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। ब्रीथिंग सेंटर मेरे पास क्या है, ब्रीथिंग सेंटर आपको पिछले वीडियो में बताया कि मेडुला ऑब्लंगेटा है और पोन्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आगे क्या करता है, व्हिच इन टर्न कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ नर्व्स, वो नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। अब नर्व्स कौन कौन से हैं वो भी आप पिछले वीडियो में बताए थे, एक है इंटरकास्टल नर्व्स और दूसरा है प्रीनेक नर्व्स। Intercostal nerves control the intercostal muscles which is present among the ribs, while the preneck nerves control upward and downward movement of diaphragm। तो ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इसका रेट जो है ब्रीथिंग रेट वो ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से आप जरा देख लें कि जब हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पर फिर बताता चलूं कि हम जो एयर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, इसके अंदर 3 किस्म के बड़े मेन गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर नाइट्रोजन मैंने नहीं लिखा, नाइट्रोजन का मिकदार 7.8% है। तो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान सेम होता है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान ये 78.8% उसी तरह और साथ साथ 78.8% उसी तरह ये बाहर निकल आता है। तो इसी वजह से हम इसका तस्करा नहीं करते, क्योंकि इन एंड आउट उसकी सेम होती है। इसी वजह से इसको हम आपके रेफरेंस बुक में इसी वजह से शामिल नहीं है। जो मकसद की चीजें हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। वो ये है कि ऑक्सीजन जो है जब हम इसकी इंस्पायरेशन करते हैं तो वो 21% जिस तरह आमतौर पर हवा में होती है, ठीक है, तो 21% हम इसको अंदर ले लेते हैं। लेकिन जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बताता चलूं, शुरू में आप लोगों ने ये पढ़ा है, आपको ये समझाया गया है कि हम जो निकालते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नो, ये गलत है। 21% हम निकालते हैं तो अंदर लेते हैं, निकालते वक्त ये 16% होता है। तो डिफरेंस कितना आया, जो डिफरेंस आ गया वो आ गया वो 21 माइनस, तो ये 5% डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो देख गोया हम ऑक्सीजन अंदर इस्तेमाल हुआ। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में तो इसकी मिकदार 0.04% है। तो ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर से बाहर निकलता है। जाते वक्त तो ये 0.04% था, लेकिन निकलते वक्त ये 0.4% है। तो गोया अंदर इसकी प्रोडक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि अंदर ऊपर जो है मैंने प्रोसेस लिखा है सेलुलर रेस्पिरेशन, उस प्रोसेस की वजह से इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, तो गोया इसमें इंक्रीज आ गया। अब नेक्स्ट जो है वाटर वेपर्स भी है। आप आमतौर पर गर्मी में तो ये इसका मुशाहिदा हम नहीं कर सकते, लेकिन सर्दी के मौसम में जब हमारे मुंह से मुख्तलिफ वेपर्स निकलते हैं तो वेरिएबल वाटर वेपर जो है इसी वजह से वेरिएबल लिखा गया है। डिफरेंट हर बंदे की फ्लूइड वाटर इनटेक बॉडी फिजियोलॉजी अलग अलग होती है, तो इंस्पायरेशन के दौरान चेंज आते हैं। एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, आप जिस एनवायरनमेंट में है मौसम में है तो वेरिएबल है। लेकिन जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालते वक्त स्टूडेंट्स हम इसको 6.2% वो पानी, आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूं, आपको ये भी पता नहीं होगा कि जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो इसके साथ हम पानी भी निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखो 24 आवर में, यानी एक दिन और रात में हम 500 ml वाटर एवापोरेट होता है, ठीक है। 24 घंटे में आधा लीटर का पानी जो है वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ ये भी एवापोरेट होते रहते हैं, जिसका हम मुशाहिदा सर्दी में कर सकते हैं। चूंकि गर्मी में भी होती है लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसी तरह टेम्परेचर भी वेरिएबल होता है। तो ये है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्रीथिंग। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल कंसीक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग। तो बायोलॉजिकल कंसीक्वेंसेस का क्या मतलब है? कंसीक्वेंसेस कहते हैं नुकसानात को, नताइज को।
बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस क्या मतलब है, या जो बंदा स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग द एक्ट ऑफ सिगरेट, जो बंदा इसको पीता है इसको स्मोकिंग कहते हैं। तो बायोलॉजी मेरे बॉडी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, ये टॉपिक इसी के मुताबिक है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हमेशा स्मोकिंग का इफेक्ट नेगेटिव ही होता है, ठीक है। देयर इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। कोई बंदा ये नहीं कर सकता, ये ना कह सकता है, ना ये अब खुद को बावर करा सकता है कि मैं जो सिगरेट पी रहा हूं तो इसका मेरे ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट भी है। ये किसी दुनिया के किसी कोने में भी ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सिगरेट का जो धुआं होता है इसमें हजारियस केमिकल्स होते हैं। कौन कौन से केमिकल हैं? वो टार है, निकोटीन है, हाइड्रोजन साइनाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। जिस तरह मैंने इससे पहले बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो हैं वो पॉइजनस गैसेज हैं। इनकी मिकदार थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो इंसान की फिजियोलॉजी इससे चेंज भी हो जाती है और नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। इनमें से कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं। तो इनमें से मेरे साथ पहले जो केमिकल है जो डिस्कस करा है आपके रेफरेंस बुक में, वो है निकोटीन। निकोटीन क्या है? स्टूडेंट्स आपको बताता चलूं कि निकोटीन अगर आप प्रैक्टिकली उसको देखना चाहते हैं तो टिश्यू पेपर ले लें। टिश्यू पेपर लेकर कोई बंदा अगर सिगरेट स्मोकर है तो सिगरेट स्मोकिंग करने के दौरान टिश्यू पेपर अगर वो फिल्टर से पहले मुंह के साथ वो रख ले और फिर अंदर सकिंग कर ले तो एज ए रिजल्ट वो सक कर लेगा। तो सक करने के बाद वो अगर टिश्यू पेपर फिल्टर के पीछे जो आपने खुद रखा था, आप फिल्टर को देख ले तो उस पर येलोइश ब्राउनिश स्पॉट नजर आएगा। एक्चुअली दिस इज निकोटीन। तो ये निकोटीन इसका नेचर क्या है? ये अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट, ये नेचुरली फाउंड, आमतौर पर नेचुरली भी पाया जाता है। नेचुरली ये नाइट शेड प्लांट में पाया जाता है। नाइट शेड, क्योंकि सिगरेट के अंदर टोबैको प्लांट के लीव्स होते हैं तो लिहाजा ये नेचुरली पाया जाता है। एक सिंगल सिगरेट जो है अगर कोई बंदा इसको पी रहा है तो इसके अंदर 2 मिलीग्राम निकोटीन होते हैं। 2 मिलीग्राम। स्टूडेंट्स आपको ये भी बताता चलूं कि निकोटीन जो है, निकोटीन ये हमारे बॉडी के ऊपर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो जब कोई बंदा सिगरेट पीता है तो एक सिगरेट में 2 मिलीग्राम निकोटीन जब आ जाते हैं तो ये मेरे बॉडी के लिए एज अ टेराटोजेन के तौर पर काम करता है। व्हाट इज टेराटोजेन? टेराटोजेन मीन जो मेरे बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज करे, जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लेकर आए बॉडी के अंदर। फिजियोलॉजी क्या होती है? डिफरेंट प्रोसेसेस जो मेटाबॉलिज्म मेरे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो जिस सिस्टम के हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसको इफेक्ट करे। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेराटोजेन। तो ये उसको भी चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? कौन कौन से चेंजेस मेरे बॉडी के अंदर आ जाते हैं? तो ये मेरे बॉडी में टेकिकार्डिया काज करता है। टेकिकार्डिया, व्हाट इज टेकिकार्डिया? इंक्रीज इन द हार्ट बीट इज नोन एज टेकिकार्डिया। आमतौर पर मेरे बॉडी का जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट वो है कितना है? 72x पर मिनट, ठीक है। इंक्रीज देन 72x पर मिनट अगर हो रही है, दिस इज नोन एज टेकिकार्डिया। अगर ये लेस देन 72 हो रहा है तो दिस इज नोन एज ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया तो टेकिकार्डिया काज करता है। एज अ रिजल्ट जो है ब्लड प्रेशर पर भी फर्क आ जाता है। ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल बंदे का 120 डिवाइडेड बाय 80, ये नॉर्मल बंदे का ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन उम्र के साथ साथ वह आपके वालिदैन के जो ब्लड प्रेशर होगा इसका ऊपर और नीचे दोनों हाई होंगे, ये फिर भी उसके लिए नॉर्मल कंसिडर होगा। लेकिन एवरेज बंदा जो है, जो हेल्थी जो बंदा होता है, उसका 120 डिवाइडेड बाय 80 ब्लड प्रेशर होता है mm ऑफ इंच। तो इस नेक्स्ट जो इसका चेंजेस लाते हैं वो क्या है? ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन। ब्लड वेसल को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ब्लड वेसल में स्मूथ मसल होते हैं तो ये मसल को भी इफेक्ट करता है, मसल की एक्टिविटी को। एज अ रिजल्ट ये कंट्रैक्शन हो जाती है। कंट्रैक्शन करने से रास्ता तंग हो जाता है। रास्ता जब तंग हो, ब्लड उसी फ्लो से आ रहा है क्योंकि मशीन पीछे दिल लगा हुआ है, तो एज अ रिजल्ट जो है ब्लड फ्लो प्रेशर बढ़ जाएगा। मसल डैमेज भी हो गया। अच्छा, डैमेज भी करता है, नॉट इफेक्ट आल्सो डैमेज एंड कॉज चांसेस ऑफ प्लेटलेट स्टिकीनेस। प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स के अंदर जब भी हमें जख्म हो जाता है तो जख्म में प्लेटलेट्स का एक्टिव रोल होता है, उसको बंद करता है। जब प्लेटलेट्स स्टिक हो जाते हैं,
आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, चिमट जाते हैं। एज अ रिजल्ट तंग जो नैरो ब्लड वेसल होते हैं उसको ब्लॉकेज का काम करता है, तो इससे आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसी वजह से जो स्मोकर होता है वो ज्यादा ससेप्टेबल होता है हार्ट अटैक के लिए, दिल की बीमारियों के लिए, क्योंकि प्लेटलेट्स क्योंकि इससे आगे थ्रोम्बस ब्लड क्लॉट हो सकता है अंदर। नेक्स्ट जो केमिकल कंपाउंड है, केमिकल बनता है स्मोक में, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO के तौर पर हम लेते हैं, तो इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है CO, 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है इसके अंदर। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस तीनों कैरेक्टर आपके पास आ गए। चौथा कैरेक्टर इनफ्लेमेबल गैस है, ठीक है, यानी आग पकड़ने वाला गैस है। कलर इसका नहीं है, ऑर्डर इसका नहीं है, टेस्ट इसका नहीं है। ये किसी भी जानदार के लिए जिसके अंदर हेमोग्लोबिन यूज होता है एज अ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर, टॉक्सिक फॉर एनिमल यूजिंग हेमोग्लोबिन एज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर, उसके लिए नुकसानदेह होता है। अब सवाल यह है सर क्या कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जिसमें हेमोग्लोबिन एज अ ट्रांसपोर्टर काम नहीं करता? यस, ऐसे ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल कॉकरोच, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिसके अंदर हेमोग्लोबिन काम नहीं करता। तो ये इंसानों के लिए चाहे वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स है जो हेमोग्लोबिन इस्तेमाल करते हैं एज अ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर, उसके लिए ये ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। आमतौर अच्छा काज हेडेक, नाजिया, वोमिटिंग, तो सर दर्द, दिल का कच्चा होना और उल्टियां करना, इससे ये बंदे के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ये भी हार्ट एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, आपके आंखों की नजर, कंट्रीब्यूट एंड कैंसर एंड एरिथमिया। व्हाट इज एरिथमिया? द चेंजेस इन द हार्ट बीटिंग, चाहे ज्यादा हो या कम हो, ठीक है, द डिस्टर्बेंस इन द हार्ट बीटिंग इज नोन एज एरिथमिया, ठीक है। तो चाहे ब्रेडिकार्डिया हो या कार्डिया हो, दोनों तरह इसमें आ जाते हैं, तो दोनों को ये इफेक्ट करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आमतौर पर एयर में इसकी मिकदार जो है 0.1 ppm होती है, ठीक है। जब हम सिगरेट पीते हैं या एक सिगरेट के दौरान 3 से लेकर 10 ppm इसकी मिकदार हो जाती है। तो ppm को जो ppm है पार्ट्स पर मिलियन, आप इसको मिलीग्राम पर लीटर भी कह सकते हैं, मिलीग्राम पर लीटर। तो गोया एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मिकदार है वो 0.1 मिलीग्राम पर लीटर ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये भी मेरे बॉडी के अंदर ये या सिगरेट के अंदर धुएं में जो पैदा होता है, ये क्यों पैदा होता है? मैंने आपको बताया कि दे आर के सिगरेट के अंदर चूंकि टोबैको के लीव्स पाए जाते हैं, तो उस टोबैको के लीफ के जलने के दौरान उसके अंदर जो केमिकल है, कौन कौन सी चीज है उसमें? प्रोटीन और नाइट्रेट है, प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोटीन एंड नाइट्रेट ऑफ टोबैको। तो एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन साइनाइड बनते हैं, ठीक है, जिसको HCl कहा जाता है। स्टूडेंट्स आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पर यहां पर बताता चलो कि द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज पोटेशियम साइनाइड, जो आपको विद इन माइक्रोसेकंड आपको मार देते हैं, आपके सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये इतना नुकसानदेह है कि आमतौर पर हम जो चूहों को मारते हैं, तो चूहे मार जो दवाइयां होती हैं वो असल में हाइड्रोजन साइनाइड होते हैं, ये इतना नुकसानदेह चीज है। तो ये भी इसी में सिगरेट के स्मोक में पाए जाते हैं। तो इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड थायराइड ग्लैंड, इन सब के फिजियोलॉजी को ये चेंज करता है। कास फेंट आपको दौरे कर लाता है, चक्कर आते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, फिर भी एरिथमिया हो गया, डिजीनेस, आपको चक्कर आते हैं इससे। लेवल एंड सिंगल सिगरेट, एक सिगरेट के अंदर इसका जो लेवल है वो 10 से लेकर 400 माइक्रोग्राम, माइक्रो इज इक्वल टू 10 पावर -6 तो 10 से लेकर 400 माइक्रोग्राम ये एक सिगरेट के अंदर इसकी मिकदार है, और आमतौर पर हम इसको रेड पॉइजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो आखिर है आपके रेफरेंस बुक में जो शामिल है वो है टार। टार क्या है स्टूडेंट्स? टार जो है अगर ये बिल्कुल ब्लैक तारकोल जैसा लिक्विड होता है टार, ये अगर आप प्रैक्टिकल में देखना चाहें जो एक्टिव स्मोकर होते हैं, एक होता है एक्टिव स्मोकर, एक होता है पैसिव स्मोकर। एक बंदा सिगरेट पी रहा है तो वो एक्टिव स्मोकर है, मैं उसके साथ बैठा हुआ हूं और मैं सिर्फ उसके सामने सांस ले रहा हूं, महफिल में बैठा हूं, तो ये है पैसिव स्मोकर। जो एक्टिव स्मोकर होते हैं आप इसको अगर दांतों को देख लें तो दांतों में इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, तो ये जो ब्लैक स्पॉट्स है दिस इज एक्चुअली टार। लेकिन ये यहाँ पर ये इतना नुकसानदेह है कि इट इज म्यूटाजेनिक इन नेचर। म्यूटाजेन का मतलब इट काज
चेंजेस इन योर डीएनए इन जीन एंड क्रोमोसोम लेवल, ये आपकी जीन क्रोमोसोम लेवल तक को चेंज करता है, इतना नुकसानदेह है ये ड्रग। एंड कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड मीन दोस कंपाउंड दैट कॉज कैंसर इज नोन एज कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, मीन ये आगे जाकर आपके लंग कैंसर भी कॉज करते हैं। इट कॉज ट्यूमर, ये आपके बॉडी के अंदर रसोई भी लाते हैं, ट्यूमर भी जाकर दो किस्म के ट्यूमर्स होते हैं, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ब्लैक स्पॉट्स ऑन टीथ कंट्रीब्यूट म्यूकस एंड फ्लेगम, तो जो लोग स्मोकर्स होते हैं, जो चसी लोग होते हैं, या ये उसमें भी यही चीज, लेकिन उसमें चस में मिकदार ज्यादा हो जाती है, सिगरेट में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इस लेवल पर भी ये खतरनाक होते हैं। तो ये आमतौर पर वो लोग जो हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, वो कांसी की उसकी ज्यादा आती है, और कांसी में उसका बलगम प्रोडक्टिव कफ उसका होता है, तो प्रोडक्टिव कफ तो ये इसको कंट्रीब्यूट भी करता है। तो स्टूडेंट्स, सिगरेट इतना नुकसानदेह चीज है, तो सिगरेट, एक सिगरेट की पीने से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितनी भी सीलिया है, सीलिया, एक सिगरेट की पीने से इन सब का असर सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सीलिया है वो 2 घंटे तक पैरालाइज हो जाते हैं। पैरालाइज मतलब फालिज ज़दा हो जाते हैं, तो उसका काम है सफाई करना मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो जो बंदा सिगरेट पी लेता है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो सफाई है, जो सीलिया है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसकी सफाई 2 घंटे तक रुक जाती है। अगर वो बंदा 2 घंटे के अंदर फिर भी पी ले, एक सिगरेट पी ले, तो वो तो बिल्कुल डबल पैकेट की तरह माइनस में आ जाता है। तो इसी तरह वो दिन भर माइनस में आता रहता है, तो गोया वो अंदर ही अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर लेके जा रहा है। तो इस वजह से ये बायोलॉजिकल इफेक्ट इसके ज्यादा है। तो कोशिश करें कि बदन का ख्याल रखें, क्योंकि बदन का ख्याल रखना ये ऐन इबादत है। मौलाना आशिफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बदन का ख्याल रखना ऐन इबादत है, जिस तरह नमाज, तिलावत और कुरान पढ़ना। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल हो, कोई सवाल हो आपका, तो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज कीजिए।